नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको संदेश खाली की महिलाओं का वो दर्द दिखाएंगे जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया। आज पीएम बंगाल के बारासात में संदेश खाली की पीड़ित आदिवासी महिलाओं से मिले और कहा कि संदेश खाली में जो हुआ वो घोर पाप है। इस पर दीदी ने भी कुछ जुबानी तीर चलाए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज सत्ता की शुरुआत में हम आपको चीटिंग के उन चैंपियंस से मिलवाएंगे जिनके लिए प्राण जाए पर नकल ना जाए। हरियाणा के नूह से एक परीक्षा में नकल की बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं, इसलिए आज ये भी समझेंगे अगर ये नकलबाज भविष्य में जिम्मेदार पदों पर पहुंच गए तो फिर क्या करेंगे। आज सत्ता में एक चमत्कार की भी खबर है। ये चमत्कार दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ, जहां डॉक्टर्स ने हाथों के ट्रांसप्लांट के जरिए 45 साल के एक युवक को दोनों हाथ लगा दिए। लेकिन यह मुमकिन कैसे हुआ, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फिर उस पाकिस्तान में भी आपको लेकर चलेंगे जो शहीद भगत सिंह से चिढ़ गया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब सरकार ने लाहौर में शादमान चौक का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह चौक नहीं किया है। इसलिए आज भगत सिंह से पाकिस्तान की इस नफरत का भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें बयानों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यह एडवाइजरी पीएम मोदी के खिलाफ एक टिप्पणी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी हुई है। ओडिशा में जल्द नई दोस्ती और नया गठबंधन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और बीजेडी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए एक नया गठबंधन बनाने वाले हैं, जिसकी औपचारिक घोषणा 1 या 2 दिन में हो सकती है। खबर है दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर भी सहमति बन चुकी है। और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इस सजा के साथ धनंजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिर गया है। 2020 में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर ने धनंजय सिंह पर केस दर्ज कराया था। तो आज सत्ता की जो शुरुआत है वो आपका मूड खराब कर सकती है, क्योंकि यह खबर देश के उस भविष्य से जुड़ी हुई है जो नकल के सहारे आगे बढ़ रहा है। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और इन युवाओं के दम पर ही हम भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन जिस देश के छात्र बेईमानी से पास होते हों और वहां की शिक्षा व्यवस्था की नींव बेईमानी पर टिकी हो, वहां ईमानदारी कहां से आएगी। जब तक हमारी युवा पीढ़ी नकल के जाल में फंसी रहेगी, तब तक भारत सही मायने में दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं आ सकता, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए आज हम सबसे पहले इस खबर का विश्लेषण कर रहे हैं। ये जो वीडियो आप शुरू से देख रहे हैं वो सरेआम हो रही नकल का वीडियो है। नकल का नाम सुनते ही आपको पहली नजर में लग रहा होगा ये तस्वीर यूपी या बिहार के किसी छोटे से जिले की होगी, लेकिन आपको बता दें ये हरियाणा की तस्वीर है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही है। नूह के तावड़ू उपमंडल में कल फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा थी। इस दौरान सरेआम नकल की गई। ये वीडियो अब देश भर में वायरल हो रहा है। विद्यार्थी स्कूल के अंदर बैठे थे, बाहर से बिल्डिंग की छत पर चढ़कर लोग नकल करा रहे थे। इस तस्वीर में कम से कम 20 से ज्यादा लोग स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जो आए तो इस मकसद से हैं कि अपनों को परीक्षा में पास करवा सकें, अच्छे अंक दिलवा सके। लेकिन ये सब बेईमानी से पूरे भारत के भविष्य से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं है, बल्कि करप्शन वाले कलंक का पहला स्टेज है। सोचिए जिन युवाओं का आरंभ ऐसे होगा, उनका अंजाम क्या होगा। मुख्य रूप से पूरे हरियाणा में कहीं भी इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है। केवल एक स्कूल की कंप्लेंट इस प्रकार की आई है जैसा आपने कहा है। मेरी अभी चेयरमैन साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उस टाइम पुलिस फोर्स वहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, इसलिए कुछ लोगों ने शरारतें की हैं। और उन्होंने डीसी साहब को भी, एसपी साहब को भी उसके लिए निवेदन किया है कि वहाँ पूरी पुलिस फोर्स ठीक टाइम पे पहुँचे। और कल स्वयं चेयरमैन साहब भी नूह जिले में ही होंगे। अब आप शिक्षा मंत्री को सुनिए, जिस आराम से वो इस बात को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जहां सरकारी इतने आराम से नकल को ले, वहां की स्थिति क्या होगी। आज ये विचार करना चाहिए कि जो डिग्री नकल से मिलेगी, जो नंबर चीटिंग से मिलेंगे, उनका हासिल क्या होगा। इसे आसानी से समझने के लिए सत्ता की अलर्ट कुर्जी हमने आपके लिए तैयार की है।
जिससे आप ये समझ पाएंगे कि नकल कैसे करप्शन रूपी कैंसर का पहला स्टेज है। सोचिए, चीटिंग के जरिए पास होने के बाद कोई डॉक्टर बनेगा तो उसके पास डिग्री कैसी होगी, जानकारी कैसी होगी, वो इलाज कैसे करेगा। 10वीं 12वीं की परीक्षा में नकल की जा रही है। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षा होंगी जिसमें पेपर लीक होगा। वहां भी बिना ज्ञान वाले लोग डॉक्टर बन जाएंगे। जब ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे तो इलाज में बेईमानी करेंगे, नकली दवाइयों का इंजेक्शन लगाएंगे, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करेंगे। यही खतरा चीटिंग वाले रास्ते से इंजीनियर बनने वालों तक का भी है। नकल के बाद पेपर लीक, फर्जी डिग्री और बिना ज्ञान के इंजीनियर बनेंगे, फिर करप्शन के कंक्रीट से बेईमानी के पुल बनाएंगे। ऐसे लोग भ्रष्ट अफसर बन सकते हैं। सोचिए, जो लोग चीटिंग के दम पर अधिकारी बनेंगे, क्या वो घूस लेने से बाज आएंगे? क्या उनमें यह लिहाज होगा कि वो बेईमानी ना करें? जो आज चीटिंग के चैंपियन हैं, क्या वो कल रिश्वतखोरी वाले रैंक 1 अफसर नहीं बनेंगे? ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है, लेकिन हमने आपके सामने 3 उदाहरण रखे हैं। ये तस्वीर आज देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जिस पर देश का भविष्य तैयार करने की जिम्मेदारी है। ये ऐसी तस्वीर है जिस पर आप या तो हैरान होंगे या फिर हंसने लगेंगे, लेकिन असल में ये रुलाने वाली तस्वीर है। नकल का उद्योग दशकों से देश के ज्यादातर हिस्सों में फल फूल रहा है। हर वर्ष सैकड़ों छात्र इसी तरीके से सामूहिक नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन ये तस्वीर नहीं बदलती। भारत के उत्तरी राज्य यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान नकल की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सवाल यह है कि नकल करने वाले ऐसे छात्र अगर बड़े अधिकारी बन गए या किसी बड़े ओहदे पर बैठ गए तो फिर होगा क्या? ऐसे लोग अगर सिविल इंजीनियर बनकर आपके मकान का निर्माण करने लगे तो क्या होगा? ऐसे लोग अगर डॉक्टर बनकर आपका इलाज करने लगे तो क्या होगा? ऐसे लोग हमारे देश के भविष्य का कैसे निर्माण करेंगे? दुख की बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड्स में तो हमारी साक्षरता बढ़ रही है, लेकिन असलियत में हमारी शिक्षा की क्वालिटी बहुत ही खराब है। नकल के बाद अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की अगली स्टेज की, जो पेपर लीक है। यह नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन राजस्थान में पिछले कुछ घंटों से यह शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। अब राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने खुलासा किया है कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक था। सोचिए, 3 साल पहले एक परीक्षा हुई, इसमें पास करने वाले कई लोगों की भर्ती हुई, थानेदार बन रहे होंगे, और अब इस परीक्षा में धांधली का खुलासा हुआ है। इस परीक्षा के टॉपर जांच के दायरे में हैं, इनका भविष्य अब अधर में है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने बड़े बड़े खुलासे करते हुए 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें इस परीक्षा का एक टॉपर भी है। सोचिए, टॉपर भी है इसमें। ये पेपर 10 लाख में खरीदकर 50 लाख तक में बेचे गए थे। जयपुर के हसनपुरा स्थित बाल भारती सेंटर से पूरा पेपर लीक किया गया, जिसके लिए गैंग के लोग उस कमरे में छिपकर बैठ गए जहां पेपर रखे गए थे। उसके बाद व्हाट्सएप के जरिए पेपर को बाहर भेजा गया। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के एग्जाम 3 दिन हुए और इसको 2 दिन लीक किया गया। ये परीक्षा पूरे राजस्थान में 13 सितंबर 2021 से 15 सितंबर 2021 तक आयोजित की गई। है एसओजी की, जो कि आरोपियों को लेकर पहुंची है। पेपर लीक के तमाम जो आरोपी हैं, ये आप देख सकते हैं इस बस के अंदर। ये जो ट्रेनी एसआई हैं, इनको लेकर यहां पहुंची है एसओजी की टीम। कोर्ट में पेश किया जाएगा और एसओजी की टीम जो है वो रिमांड अब इनसे मांगेगी। वो यहाँ पर नकली पुलिस के नारे लगा रहे हैं कि नकली पुलिस, और जिस तरीके से जो नकल गिरोह का जो सरगना थे वो अभी जो है यहाँ से फरार हैं। सबसे पूछताछ करने के बाद और जो इन्होंने सूचना दी उसके सत्यापन के पास ऐसे 20 संदिग्ध आइडेंटिफाई हुए हैं जो इन गैंग के द्वारा प्रथम दृष्टया लाभान्वित होना पता चला है। इस 20 में से 15 अपनी रिपोर्टिंग दे चुके थे। वो एक नाम वो भी बता के आए हैं कि एक महिला की जगह एक पुरुष बैठा सब इंस्पेक्टर में, और वो महिला पास हो गई और वो आरपीएफ में ट्रेनिंग कर रही है। ऐसे
डमी कैंडिडेट बैठने के हिसाब से अगर आप गहराई से जांच करोगे तो 200-250 आदमी ट्रेनिंग में से भाग जाएंगे। 50% फर्जी भर्ती पिछली सरकार में की है। और सत्ता में अब बात करते हैं पीएम मोदी के उस दौरे की, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार फिर से नूह की वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो आज पूरे देश के लिए शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हैं। कैसे वहां पर 10वीं और 12वीं के इम्तहान चल रहे थे और उसमें नकल कराने की ये बेहद शर्मनाक तस्वीरें वायरल हुई। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के दौरे की, उस दौरे के साथ जिसकी चर्चा हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हो रही है। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिलने के बाद पहली बार पीएम मोदी कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं। उन इलाकों में पीएम मोदी विकास वाली योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे जहां कभी सिर्फ बम और बारूद की बौछार होती थी। यही नए भारत के नए कश्मीर का प्रमाण है जो अब खबरों, तस्वीरों और बयानों के जरिए पूरे देश के सामने आ रहा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले कश्मीर की फिजाओं में कैसे नई उम्मीदों वाले रंग घुल गए हैं, ये हम आपको 2 तस्वीरों से दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे घाटी की गली गली तिरंगे से पटी हुई है। यह तैयारी है पीएम मोदी के आगमन की, जो 8 वर्ष बाद कश्मीर में होने वाला है। श्रीनगर को 10,000 से ज्यादा तिरंगों और बीजेपी के झंडों से सजाया गया है। 1,000 से ज्यादा होर्डिंग्स लगाए गए हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम जनसभा करेंगे। इस कार्यक्रम में 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा है। पीएम मोदी विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत पर्यटन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जम्मू और कश्मीर को 5,000 करोड़ से ज्यादा का तरक्की वाला पैकेज देंगे। दूसरी तस्वीर कश्मीर में पीएम मोदी की सुरक्षा से उसमें तैनात किए गए मार्कोस कमांडो की है, जिनकी नजर चप्पे चप्पे पर है। जमीन के साथ साथ आसमान से भी निगरानी की जा रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी हो रही है। जहां पीएम का संबोधन है उस जगह के आसपास के रिहायशी मकानों में शार्प शूटर्स की तैनाती की गई। 7 मार्च को प्रधानमंत्री को कश्मीर का दौरा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे इस परिसर को, जो कि मुख्य स्थल से कुछ दूरी पर है, और ये जहलिम है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब ये पूरा स्थल जो है इलाइट फोर्सेस को दिया गया है। यानी एक प्रोटोकॉल रहता है कि जब भी वीवीआईपी जैसे प्राइम मिनिस्टर है, जब उनका विजिट रहता है तो जो स्थल है उसको बिल्कुल एक इलाइट फोर्सेस के हवाले कुछ घंटों पहले किया जाता है और एक एसओपी रहता है और इसके चलते कहा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जहलिम दरिया में मार्कोस जो है वो यहाँ पे अभी पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है वो बिल्कुल 7 मार्च यानी कल होने वाला है और सुरक्षा को बिल्कुल चौकन्ना रखा गया है। साथ ही साथ बता दें ड्रोन्स के साथ साथ जो शार्प शूटर्स है वो भी स्थल के आसपास जो है डिप्लॉय कर दिए गए हैं। हम अभी उसी स्थल पर खड़े हैं जो कि मुख्य स्थल है जहां पे नरेंद्र मोदी जो है उनकी रैली जो है होने वाली है। हम अभी बिल्कुल बख्शी स्टेडियम के पास खड़े हैं। बता दें आपको कि ये बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के दिल कहे जाने वाले इलाके में स्थित है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। न केवल ज़मीनी स्तर पर अगर हम देखें तो बिल्कुल आसमान पे अगर हम देखें तो सीसीटीवी के साथ साथ ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे इलाके को, ये रिहायशी इलाका है और इसको पूरा सैनिटाइज किया गया है। बता दें आपको कि शार्प शूटर्स विशेषकर यहाँ पे रहते हैं। 26 जनवरी की रैली जब यहाँ पे होती थी तो उस हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा को डिप्लॉय किया जाता है। आतंकवाद, अलगाववाद, टारगेट किलिंग, हेट स्पीच, ये वो शब्द हैं जिसने कई दशकों तक घाटी के लोगों के जीवन को अंधकार में बनाए रखा था, जिसकी वजह से धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर आतंकवाद का बड़ा केंद्र बना हुआ था। लेकिन अब कश्मीर धीरे धीरे जिस बदलाव के पथ पर बढ़ रहा है, वहां लोकतांत्रिक माहौल है, निर्माण है, तरक्की है, राष्ट्र भावना है। हालांकि माहौल चुनावी है तो राजनीति भी जबरदस्त है।
प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे को लेकर तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर चल रही है। हम अभी ऐतिहासिक जीरो ब्रिज पर है, जहां पे आप देख सकते हैं कि भाजपा और देश के तिरंगे से इस पूरे ब्रिज को कवर कर दिया गया है। बता दें आपको, भाजपा के अनुसार 10,000 तिरंगों से पूरे श्रीनगर शहर को जो है कवर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें 1000 होर्डिंग्स भी है जो कि भाजपा कार्यकर्ता श्रीनगर में लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी काम चल रहा है। स्पष्ट ये हो रहा है कि प्रति जिले से भाजपा के नेता 15,000 से अधिक लोगों को प्रति जिला जो है वो लाने की कोशिश में है और जैसा कि भाजपा नेताओं के अनुसार 2 लाख से अधिक लोगों की संभावना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के महबूब रहनुमा जनाब नरेंद्र मोदी जी को चाहता है और वो उनकी आने के लिए बहुत बेताबी के साथ उनका वेट कर रहा है। जम्मू कश्मीर समझता है कि आज वो रहनुमा आ रहा है जिसने जम्मू कश्मीर को शोलों से उठाकर, दलदल से उठाकर एक नया जम्मू कश्मीर बना। पॉम्प एंड शो, ब्लिट्स, ये शायद कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन आवाम के दिलों को जीतने और उनके दिलों पे जख्मों पे मरहम लगाने का तरीका नहीं हो सकता। और सत्ता में अब राजनीति की चुनावी कुंजी खोलते हैं, जिसमें आज सबसे ज्यादा धमाके पश्चिम बंगाल से सुनाई दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर शाम पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। आज उनके यहां कई कार्यक्रम थे, जिसमें कुछ गैर राजनीतिक थे तो कुछ एकदम शुद्ध राजनीतिक थे। गैर राजनीतिक कार्यक्रमों पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर पीएम मोदी के तीखे राजनीतिक हमलों की। पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा दौरा था। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के बारासात में थे। यहां उन्होंने एक सभा की जिसे नारी शक्ति अभिनंदन रैली का नाम दिया गया था। सभा के नाम के मुताबिक इस रैली में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हुए अत्याचार की हुई। पीएम मोदी ने इस रैली में संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला किया। ममता सरकार के शासन में महिलाओं पर हुए अत्याचार को पीएम मोदी ने अपना हथियार बनाया और टीएमसी को महिला विरोधी साबित करने की हर संभव कोशिश की। पीएम मोदी के आज के भाषण में संदेश खाली में घोर पाप, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं के गुनहगार, बेटियां सुरक्षित नहीं, देश शर्मसार हुआ जैसे शब्द शामिल थे। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए यह भी कहा कि टीएमसी सरकार महिलाओं के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक रैलियों के जरिए हमला किया तो ममता बनर्जी भी इसका जवाब देने खुद आईं। उन्होंने कहा कि बंगाल को बदनाम करने की साजिश हो रही है। पीएम ने कहा कि टीएमसी सरकार में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल सकती है, जबकि ममता बनर्जी ने जवाब में कहा कि बंगाल में शांति बनाए रखने की जरूरत है। पीएम मोदी और ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा, एक बार वो सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि जब संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं पीएम मोदी से मिली तो उन्होंने क्या बताया। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে প্রতিধ্বনিত হোক, জোর করে ইডি পাঠিয়ে সিবিআই পাঠিয়ে বদনাম করে টাকা বন্ধ করে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की
बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। हर तरह हर लोग आइए, आवाज उठाइए कि हमारा बंगाल में जो शांति है, हमारा बंगाल में जैसे एकता है, इसको परंपरा का रक्षा करने के लिए हमारा आवाज उठाना है। खाली विज्ञापन देके, भाषण देके बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव के टाइम में, आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं दिखा देता है। खाली ने दिखाया है पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। गोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। पीएम मोदी ने आज जिस उत्तर 24 परगना के बारासात में रैली की, वहां से संदेशखाली की दूरी मात्र 85 किलोमीटर है। पीएम से मिलने के लिए संदेशखाली की पीड़ित महिलाएं भी आई थीं, जिनमें से 5 महिलाओं से पीएम मोदी की मुलाकात हो पाई। इस दौरान पीएम मोदी ने पीड़ित महिलाओं की पूरी बात सुनी। महिलाओं ने उनके साथ जो जो हुआ वो सारी आप बीती सुनाई। इसके बाद पीएम ने कहा, चिंता ना करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। पीएम मोदी ने पीड़ित महिलाओं से कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। सुनिए महिलाओं की पीएम मोदी से और क्या क्या बातचीत हुई। तो बात हुआ? हाँ। क्या बोले उन्होंने? आश्वासन दिया है हमें, हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूँगा, कुछ करूँगा आप लोगों के लिए। हम लोगों को तो सुकून मिला है, उनसे मिलकर हमें बहुत सुकून मिला है। उनके आशीर्वाद भी लिया, हम लोगों ने पैर छू के उनके आशीर्वाद भी लिया है, हमें बड़ा सुकून मिला है। সকল মহিলার সাথে যা অত্যাচার হয়েছে এবং সকল গ্রামবাসীদের উপরে যা অত্যাচার যা কিছু হয়েছে আমরা সবকিছুই প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। উনি আমাদেরকে বলেছেন উনি দেখবেন। हाँ, हमने बोला है सर हमें डर लग रहा है। बोल रहा आप डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास आए हो, कोई डरने की बात नहीं है। अब मैम मौजूद है। मैम टीएमसी का ये एलिगेशन है कि जो भी संदेशखाली में लोग बोल रहे हैं वहाँ के लोगों को तो बंगला बोलने नहीं आती, जबकि हिंदी में बाइट दे रहे हैं, तो ये लोग बाहर से लाए हुए लोग हैं। तो ये जो अभी आपको दिखा, ये सारे लोग तो बांग्ला में ही रो रहे थे, बांग्ला में ही बात कर रहे थे। कौन लोग हैं जो ये हिंदी में बात कर रहे थे? और किसने बोला संदेशखाली के लोगों को बांग्ला नहीं आती? टीएमसी के लोगों का एलिगेशन है। वो आते हैं, वो उनको देखा कभी आते हुए? वो तो 2 नेता आए थे, वो फुर्ती करने आए थे, पार्टी करने आए थे। संदेशखाली की औरतों ने तो दिया उनको अच्छा जवाब। बीजेपी संदेशखाली के मुद्दे पर टीएमसी को घेर रही है, तो टीएमसी इस पर जवाबी हमला करने की कोशिश में जुटी हुई है। शाहजहां शेख पर बैकफुट पर रहने वाली ममता बनर्जी ने आज महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। बीजेपी ने संदेशखाली में महिलाओं से गुनाह को मुद्दा बनाया, तो महिलाओं को रिझाने के लिए ममता बनर्जी ने आज आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन 750 रुपये बढ़ा दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गुनहगार को टीएमसी सरकार बचा रही है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बंगाली महिलाओं का अपमान करने वाले पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया। हालांकि विवाद के बाद पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी का कहना है यह पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। हालांकि इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, अटैक और काउंटर अटैक के बीच पीएम मोदी ने आज देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल टनल का उद्घाटन किया। कोलकाता मेट्रो के लिए बनी इस सुरंग में अब मेट्रो चलेगी। कोलकाता में हुगली नदी के अंदर 520 मीटर की ट्विन टनल बनी है, जिसमें मेट्रो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। सुरंग के अंदर 520 मीटर की दूरी सिर्फ 45 सेकंड में तय कर ली जाएगी। पीएम मोदी ने कोलकाता में अंडर वाटर टनल में बच्चों के साथ सफर भी किया। बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार पहुंचे। यहां बेतिया में उन्होंने 12,800 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और इसके बाद एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में उन्होंने लालू यादव के उस बयान को लेकर फिर हमला किया, जिसमें लालू यादव ने यह कहा था कि पीएम मोदी का परिवार नहीं है। प्रधानमंत्री ने बेतिया में भी अपना जवाब दोहराया और कहा कि पूरा भारत उनका परिवार है।
प्रधानमंत्री का बीते 5 दिनों में यह दूसरा बिहार दौरा है। हालांकि दिल्ली में होने के कारण नीतीश कुमार पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए। आपके सामने वो व्यक्ति है जिसने बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया था। बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे, लेकिन छठ पूजा पर, दिवाली पर घर जरूर लौटता है। लेकिन वे मोदी जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया, मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है। हर भारतवासी मेरा परिवार है। इसलिए आज हर भारतीय कह रहा है, हर गरीब, हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। और सत्ता में अब हम आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताते हैं जो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ है। वैसे चमत्कार की अपेक्षा हमेशा भगवान से की जाती है, और हमारे समाज में जिन लोगों को भगवान का दर्जा दिया गया है वो हैं हमारे डॉक्टर्स। और इन्हीं डॉक्टर्स ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एक चमत्कार किया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मानव शरीर में हाथ और आंख दो ऐसे अंग हैं जो विशेष तौर पर संसार के बोध और कर्म से जुड़े हुए हैं। हाथों को लेकर कई प्रचलित बातें और मुहावरे भी हैं, जैसे अगर किसी मुसीबत से बाहर निकलना है तो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, यह आदमी खुद अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखता है, या फिर किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। यानी जिंदगी में हाथों की भूमिका अमूल्य है। लेकिन सोचिए, अगर किसी के दोनों हाथ छिन जाएं तो उसके जीवन में इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। कुछ दिन पहले इसी त्रासदी को दिल्ली में रहने वाले 45 साल के एक शख्स भी महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में रंग भरने का काम किया है दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स ने। आपने हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन दिल्ली के किसी अस्पताल में पहली बार हाथों का ट्रांसप्लांट हुआ। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों ने एक गंभीर ऑपरेशन के बाद ऐसे शख्स के दोनों हाथ लगा दिए जिन्होंने वर्ष 2020 में एक ट्रेन हादसे के बाद अपने दोनों हाथों को खो दिया था। लेकिन हैंड ट्रांसप्लांट के सफल ऑपरेशन से अब उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई है। अब हम आपको 45 साल के उस शख्स की दोनों तस्वीरें दिखाते हैं जो ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद की हैं। पहली तस्वीर में उनके दोनों हाथ नहीं हैं। 3 साल पहले ट्रेन हादसे में उनका एक हाथ कोहनी से, जबकि दूसरा हाथ कोहनी के नीचे से कट गया था। लेकिन जरा दूसरी तस्वीर को देखिए जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैसे सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने हाथों के ट्रांसप्लांट से उन्हें दोनों हाथ लौटा दिए, नई जिंदगी दे दी और उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाने का नेक काम किया। अब दिल्ली में यह चमत्कार मुमकिन कैसे हुआ, इसे भी सुनिए। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक इस ऑपरेशन को पूरा करने में करीब 12 घंटे का वक्त लगा और प्लास्टिक सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर महेश मंगल और डॉक्टर निखिल झुंझुनवाला के साथ उनकी पूरी टीम ने असंभव से लग रहे इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आप इसकी एक तस्वीर भी देख सकते हैं जिसमें 45 साल के शख्स के दोनों हाथ नजर आ रहे हैं जिन्हें ऑपरेशन के बाद पट्टी से बांधा गया है, और उस शख्स के साथ वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने हुनर और मेहनत से इस चमत्कार को किया है। बड़ी बात यह कि जिस शख्स ने दोनों हाथ एक हादसे में गंवा दिए थे वो पेशे से एक पेंटर थे। उन्होंने न जाने कितनी दीवारों पर, कितने घरों पर रंग भरे थे, लेकिन दोनों हाथ जाने के बाद वो ये उम्मीद खो चुके थे कि वो फिर से बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। पर डॉक्टर्स ने उनकी जिंदगी में एक बार फिर रंग भरने का काम कर दिया। क्योंकि 45 साल के ये पेंटर आर्थिक तौर पर भी कमजोर थे, इसलिए इलाज का पूरा खर्च भी सर गंगाराम अस्पताल की ओर से उठाया गया। ये जानकारी खुद अस्पताल की ओर से दी गई है। अब खुशी की बात यह है कि बहुत जल्द इस शख्स को अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। यानी ये खबर अपने आप में डॉक्टर्स के हुनर के साथ साथ इंसानियत की भी बहुत बड़ी मिसाल है। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स के हौसलों को तो सलाम है ही, लेकिन उस महिला को भी सलाम है जिन्होंने जीवित रहते हुए अपने नेक सोच के जरिए किसी को नई जिंदगी देने का सपना देखा, जो अब पूरा हो गया। दरअसल इस 45 साल के शख्स को दिल्ली की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के हाथ लगाए गए हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। महिला ने जिंदा रहते हुए अपने अंगों को दान करने का फैसला किया था, जिसके बाद इस पेंटर को नई जिंदगी देने वाला चमत्कार डॉक्टर्स मुमकिन कर पाए।
वैसे हैंड ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर्स के अनुसार अभी इस शख्स को दोबारा पेंट का काम शुरू करने में करीब 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा। लेकिन वक्त के बारे में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जिस शख्स ने दुख और दर्द से भरे 3 साल बिना हाथों के गुजार दिए हों, जिन्हें इस बात की उम्मीद तक ना हो कि वो दोबारा अपने जीवन में पेंट का ब्रश थाम सकेंगे, उनके लिए नए हाथों के साथ 2 साल का इंतजार करना शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। इस प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि सर्कुलेशन इम्पॉर्टेंट है, बट साथ में नसों में करंट आना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि प्री ऑप में हम तैयारी करते हैं डोनर मैचिंग की, फिर उसके बाद टेक्निक होती है, फिर एक पोस्ट ऑप केयर होती है जिसमें कि हम इम्यूनोसप्रेशंस कंटिन्यू रखते हैं ताकि पेशेंट को लॉन्ग टर्म में कोई रिजेक्शन की शिकायत ना हो और हाथ उसके चले रहें। वैसे न्यूज मित्रों को यह भी बता दें कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में जो सफल हाथों का ट्रांसप्लांट हुआ वो भारत में अपने आप में चौथा और देश की राजधानी दिल्ली के किसी अस्पताल में हुआ पहला चमत्कार है। भारत में हाथों का पहला सफल ट्रांसप्लांट 13 जनवरी 2015 को कोच्चि में किया गया था, जब अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 30 साल के एक युवक को मेजर ऑपरेशन के जरिए दोनों हाथ लगाए गए थे। इसके बाद दिसंबर 2023 में फरीदाबाद के एक अस्पताल में 17 घंटे की सर्जरी के बाद 64 साल के एक बुजुर्ग और 19 वर्ष के एक युवक का हैंड ट्रांसप्लांट हुआ था। और अब दिल्ली में हमारे देश के डॉक्टर्स ने नया इतिहास बनाया है। तो ये इतिहास तो बना ही है, साथ ही साथ किसी की जिंदगी भी बन गई। और सोचिए, वो शख्स जो कि उम्मीद खो चुका था कि अब दोबारा कभी वो अपने हाथों के जरिए उस काम को कर पाएगा जिसके जरिए उसका जीवन चलता था, अब 1.5 से 2 साल का वक्त बताया जा रहा है। उसके बाद फिर से वो अपने हाथों में ब्रश थाम पाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो खर्चा किया है वो सर गंगाराम अस्पताल की तरफ से ही किया गया है, क्योंकि ये जो शख्स है इसकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। तो ये ऑपरेशन लोगों के लिए सिर्फ एक खबर नहीं है, न जाने कितने लोगों के लिए एक उम्मीद भी है। खैर, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।